नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेद विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इस समय जो पुलिस परीक्षा को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, उसी हंगामा को थोड़ा सा शांत करने के लिए हम लोग हर रोज एक आपके अभ्यास श्रृंखला लेकर आते हैं। ठीक है, यह अभ्यास श्रृंखला हिंदी की व्याकरण के प्रश्नों से जुड़े हुए हैं, व्याकरण और साहित्य और उसके पुरस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आपको हर रोज एक नया नया आयाम, नए नए प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि यह अगर आप पढ़ते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्त, यह ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई करिएगा। हाँ, बस इतना करिएगा, पढ़ाई ज़रूर करिएगा। ठीक, पढ़ाई अगर आप करते रहेंगे तो आपको निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। आपके शरीर पर, आपके कंधे पर एक सितारा लहराएगा और आप सिपाही बनकर लौटेंगे। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ आज हम लोग फिर एक संघर्ष शुरू करते हैं। वही सिपाही बनने की राह पर एक नया संघर्ष शुरू करते हैं। तो उस नए संघर्ष में आज हम आपके सामने फिर एक अभ्यास श्रृंखला को लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, इस अभ्यास श्रृंखला में हमारे सामने एक पहला प्रश्न आया है। यह पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। यह पहला प्रश्न क्या है, कहा गया कि हिंदी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक कथन असत्य है। लिखा गया है कि हिंदी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक कथन असत्य कथन है। इसमें दिया गया हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ठीक, हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ठीक, हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। अगला विकल्प क्या है, हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इस तरह दोस्त आपके सामने 4 विकल्प आए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है और जो सही विकल्प होगा उसी सही विकल्प का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यह आप बताइए कि हिंदी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ऐसा कथन है जो कि गलत है। तो क्या हिंदी संयोगात्मक भाषा के रूप में विकसित हुई है, या हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है, हिंदी का अपभ्रंश के बाद आई है, हिंदी एक वियोगात्मक है। मित्र ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश के बाद हुआ है, सही है। ठीक, हिंदी वियोगात्मक और संयोगात्मक भाषा है, यह भी सही है। हिंदी प्रयोग की दृष्टि से वियोगात्मक और संयोगात्मक दोनों रूपों में चलने वाली भाषा है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हिंदी का विकास जो यहाँ पर लगभग शब्द आया है, लगभग नहीं होना चाहिए। हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो यह विकल्प नंबर बी वाला एकदम असत्य विकल्प है। बाकी और जितने भी विकल्प हैं वह क्या है, सत्य है। अगला आपके सामने एक अगला प्रश्न आता है। दोस्तों यह देखिए कि आपके सामने रखा क्या गया, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। लिखा क्या गया, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, पा है, भा है, धा है और फा है। तो अब आप बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सी ध्वनि है कि जो ओष्ठ से उच्चारित होने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पा है, फा है, भा है, धा है और फा है। यह 4 आपके सामने विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कौन सा ओष्ठ नहीं है। देखिए, पा का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक, ओष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। पा, फा, बा, भा भी क्या कहाँ चला जाता है, ओष्ठ में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फा भी अगर बात करते हैं, यह भी क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है। लेकिन दोस्त यहाँ जो धा है यह ओष्ठ नहीं होता है, यह क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। अर्थात प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है। ठीक, प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपका माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यह धा का उच्चारण कहाँ से होता है, दांत से होता है, ओष्ठ से नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी वर्ण हैं उन सब का, सारे वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक, अब देखिए कि कहा गया है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब भैया कहा गया है, यह तो लिख दिया गया है। लिखा गया प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा होती है, लक्षणा होती है या व्यंजना होती है। ठीक है, अब मित्र यहाँ देखिए कि जो अभिधा व्यंजना लक्षणा की बात कहा गया, उसके बाद लिखा गया इनमें से कोई नहीं कहा गया है। तो अब आप यह बताएंगे इसमें कौन से विकल्प सही हो जाएगा।
देखिए फिर से देख ले, चलती चाकी देख कर क्रिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात कहीं ना कहीं से यह पंक्ति किसी न किसी के लक्षण को दर्शा रही होती है। तो इसलिए इस पंक्ति में कौन सा हो जाता है, विकल्प नंबर बी वाला एकदम सही हो जाता है, लक्षण शब्द शक्ति। जब किसी के लक्षण को, किसी के गुण को, किसी के दोष को अगर किसी के माध्यम से दर्शाया जाता है तब वहाँ पे कौन सी शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, तब वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस तरह यहाँ पे विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक, लिखा क्या गया है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो इसमें विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से आपके सामने कितने विकल्प आए हैं, 4 विकल्प आए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो दोस्त सभी लोग जानते हैं देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा होती है। अर्थात प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे सामने प्रश्न आया है, कहा गया क्या गया कि ऋषि का स्त्रीलिंग है। ठीक, यह ध्यान रखिएगा कि यह जितना भी आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, यह सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके 10 पालियों में कहीं ना कहीं जाके टकराएगा और 100% टकराएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए कि क्या कहा गया, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषि होता है, ऋषि पत्नी होता है, ऋषिका होता है या ऋषि होता है। ठीक है, अब आप बताएंगे इसमें से क्या है। तो यहाँ पे ऋषि का क्या हो जाता है, ऋषि हो जाता है, ऋषि पत्नी हो जाती है, ऋषिका हो जाता है, ऋषि हो जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है कि जो कहाँ आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक, ऋषि का क्या हो जाता है, यहाँ ऋषि पत्नी तो होगा नहीं। ठीक, ऋषि भी नहीं होगा, ऋषि नहीं, ऋषिका हो जाएगा। इस विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है जगत, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है। ठीक है, 3 विभक्तियों में एक सा रहता है। मित्र, जगतो दिया गया, जगत भयाम दिया गया, जगता दिया गया, जगत भी दिया गया। ठीक है, 3 विभक्तियों में एक सा रहने वाला कौन सा है, जगत भयाम है। ठीक, जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ा होगा, रूप रटा होगा, उनको यह पता होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा क्या गया है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। क्या लिखा गया, मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है, ये इसका सही जवाब आप क्या देंगे। तो विकल्प में आपके है सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ठीक, नाम धातु 2 बार आ गया है, लेकिन आप जानिएगा कि यहाँ 3 ही विकल्प को जानिएगा। 3 में से यहाँ पर हम यहाँ एक विकल्प और बना देते हैं, इसको काट कर हम कह देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प आए हैं, इन 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन करें। ठीक, अब देखिए कि कहा गया मुख्य क्रिया के कोई अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी होती है, में तो सहायक होती है, प्रेरणार्थक होती है, नाम धातु होती है, इनमें से कोई नहीं होती। तो भैया ध्यान से देखिएगा, सीधा उत्तर होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या काम करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देती है। ठीक, स्पष्ट करती है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, रही बात प्रेरणार्थक क्रिया की, तो प्रेरणार्थक क्रिया में यह देखिए कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करता है। ठीक, किसी अन्य को क्या करता है, प्रेरित करता है। नाम धातु क्रिया क्या हो जाती है, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पदों में
के पदों में प्रत्यय लगाने पर किसका निर्माण होता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, कहा गया है कि पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है? ठीक है, अगर आपसे कहा गया पापी में कौन सा विशेषण है तो इसका सही जवाब आप क्या देंगे? ठीक है, अब पापी क्या है भैया? हम पापी हैं, आप पापी हो, कोई अन्य पापी हो, किसी को भी पापी कहा जा सकता है। ठीक, किसी को धर्मी कहा जा सकता है, किसी को सुंदर कहा जा सकता है। ठीक, और किसी को बहुत सारी चीज़ें संबोधित कर सकते हैं। जो यह सारे गुणों की बात हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा क्या गया है कि वह चुपके से चला गया। ठीक, वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है, क्या है? रीतिवाचक है, दिशावाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है? भैया देखिए ध्यान रखिए, चुपके से चला गया तो एक रीति है। ठीक है, लेकिन गया तो कैसे गया? वह चुपके से गया, तो चुपके से गया हमेशा क्या हो जाएगा? चुपके जो शब्द होता है वह क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। बाकी दिशा नहीं होगा, स्थान भी नहीं होगा और परिमाण भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते रहिएगा, लिखा क्या गया है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ठीक, क्या लिखा गया है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो यह आपको इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्र? बताइए फटाफट बताइएगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आजन्म लिखा गया है, आगमन लिखा गया है, ठीक, आकर्षण लिखा गया, आदरणीय लिखा गया है। ठीक, यह आपके सामने 4 विकल्प आए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक, लिखा क्या गया? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इसमें भैया सीधा बात आती है, यह क्या हो गया? आदरणीय हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आदरणीय हो गया, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहा गया? धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया या तद्धितांत। ठीक, तो इसमें से क्या कहलाता आप बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहा गया धातु में प्रत्यय जोड़ने से कौन से क्या कहलाते हैं? विशेषण नहीं होता, क्रिया नहीं होता, धातु नहीं होती। भैया सीधी सी बात होती है, जब धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब वहाँ पे क्या हो जाता है? क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे चल एक मूल धातु होती है और इसके साथ ना जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? चलना बन जाता है। ठीक, अगर हमने एक लिखा उठ के साथ हमने ना जोड़ा तो शब्द क्या बन जाता है? उठना बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह सारी क्या है? यह सारी क्रियाएं होती हैं। यह सारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाओं के साथ इसको जब जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम सही उत्तर होगा। अब अगला जो आपके सामने एक वाक्य रखा गया है, इन वाक्यों को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन वाक्यों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है, लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य या कहा जाए तो कहा जाता है ज्ञान दत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। ठीक, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ठीक, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो अब आप बताइए कि आपके सामने यह 4 विकल्प रखे गए हैं, इन 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही उत्तर होगा? बताइए, इसका उत्तर दीजिएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही उत्तर देगा? तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा सही विकल्प है जो सही उत्तर है, जो कि मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सुना है कि, जहाँ पे की लग जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे की लग गया कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसको एकदम अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है,
अगला देखिए, अगला क्या कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य, भविष्य मतलब क्या होता है मित्र, आने वाला, ठीक है। भूत मतलब क्या होता है, बीता हुआ, ठीक है। वर्तमान का मतलब क्या होता है, चल रहा हो, ठीक है। इसमें लिखा गया गाय घास चरती है, मोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही है। यह चारों विकल्प आपके सामने दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आप चयन करें, ठीक। अब देखिए भैया, गाय घास चरती है वर्तमान हो गया, मोहन गया था मुंबई, तो यह क्या हो गया, भविष्य हो गया। क्या हो गया, भविष्य हो गया। मैं कल घूमने जाऊंगी, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, तो मैं कल घूमने जाऊंगी, यह क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, ठीक है। अब जब मोहन मुंबई गया था, यह क्या हो, बीता हुआ समय है, तो भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, यह भी क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त यहाँ पे विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला एकदम से, मैं कल घूमने जाऊंगी, या आने वाले समय की बात कर रहा होता, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया, हंस विराम चिन्ह कौन सा है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, या है, या है, या है, या है। तो इसमें आप बताइए, इसका सीधा उत्तर होता है हंस पद, जिसे कहा जाता है, विकल्प नंबर डी हो जाता है। इसका प्रयोग छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए है, ठीक। छूटे हुए शब्द को लिखने में किया जाता है। छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए किया जाता है, लिखने के लिए किया जाता है, ठीक, लिखने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, इसे हंस पद के अतिरिक्त इसे त्रुटि पूरक शब्द भी कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या नाम दिया जाता है, त्रुटि पूरक चिन्ह भी नाम दिया जाता है, ठीक। तो बात क्लियर है, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। अगला देखिएगा, लिखा गया इसमें से किन्नर का सन विच्छेद है। किन धन नर है, कित धन नर है, किन्न धन अर है, किम धन नर है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा है, ठीक। इसमें से कौन सा है, कौन सा विकल्प सही होगा, यह आप बताइए। इसमें किम किन्नर का सही सन विच्छेद क्या हो जाएगा मित्र, किम धन नर हो जाएगा। माँ के बाद ना दिखाई दे रहा तो माँ का परिवर्तन ना के साथ हो जाता है, ठीक। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें होगी कौन सी संधि, अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। लिखा गया है जय पराजय। जय पराजय में कौन सा समास है। अव्ययीभाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो मित्र यहाँ तो ध्यान रखिएगा, यह तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, या आपके एग्जामों में जब कई बार पूछा गया तो इसमें आप बताएंगे, फटाफट आप उत्तर दीजिएगा कि इसमें कौन सा समास है, ठीक। तो भैया देखिए, जय पराजय दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपका माना जाएगा। अगला देखिए, लिखा क्या गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। प्रश्न उत्तर नंबर 17 है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। यह भी प्रश्न आपके यहाँ कई बार पूछा गया है, ठीक है। यह भी प्रश्न आपके यहाँ कई बार पूछा गया। लिखा क्या गया कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देखिए कि 10 होती है, 9 होती है, 33 होती है, 25 होती है। तो कितनी होती है मित्र, तो कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, यह आप हमें बताएंगे। 10 होती है, नहीं। 9 होती है, नहीं। 33 होती है, हाँ। तो हाँ, 33 मतलब क्या, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है मित्र, 33 होती है। 50 भी नहीं, 25 भी नहीं होती है, ठीक। क्लियर है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जो 9 दिया गया है, 9 रस होते हैं, ठीक। रस की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। रस की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष शून, ठीक। बहुत सुंदर पंक्ति है। लिखा क्या गया, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष शून।
यह जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में छंद का प्रयोग किया गया है। तो मित्र यह हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ जो भी होगा यहाँ विकल्प दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित्व दिया गया है। तो इसमें से आप हमेशा ध्यान रखें, जब इस तरह की पंक्तियां आएंगी हमेशा क्या होती है, दोहा होती हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर दोहा लगा देना है। क्या लगा देना है, दोहा लगा देना है। दोहा क्या हो जाएगी, दोहा क्या हो जाएगा, इस रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष शून। इसमें आप देख लीजिएगा क्या होता है, दोहा होता है। मात्रा निकाल सकते हैं, एक 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 एक, दो दो, गुरु हो जाएगा, हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, गुरु और गुरु हो जाएगा, लघु लघु हो जाएगा, गुरु और लघु हो जाएगा। ठीक, अब गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 14 15 16 3 2 5 5 4 9 9 2 11 3 6 3 9 10 11 12 13। देखिए 13 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितनी है, 11 है। 13 11 के योग से क्या बनता है, दोहा छंद बनता है। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, विकल्प नंबर ए सही, दोहा। लिखा गया है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण। शिवराज भूषण शिवराज के द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसमें कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है, अर्थात कितने अलंकारों को इसमें लिखा गया है या प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपके सामने विकल्प क्या आया, 15 51 99 105। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे यह पूछा जाए शिवराज भूषण जो शिवराज सिंह के द्वारा रचित एक कवित्व ग्रंथ है, ठीक है, एक ग्रंथ है, इसमें कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। दोस्त आप भी नहीं जानते, हम आपको बता दें, इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया अनेकार्थक शब्द के श्रेणी में न आने वाले का नाम क्या हो जाएगा। और देखिए अनेकार्थक शब्द के श्रेणी में न आने वाले का नाम बताइए। सजा है, बल है, शक्ति है, सेना है। तो ऐसे शब्द का आप चयन करेंगे जो अनेकार्थक शब्दों के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बताइए, इसका आप उत्तर दीजिएगा कि इसमें आपके सामने विकल्प क्या लिखा गया है। विकल्प भी आपके सामने रखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए भैया, यहाँ जो शब्द लिखा गया है इसमें एक ऐसा शब्द है सजा। सजा क्या हो जाता है, या अनेकार्थक की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जितने भी पद हैं वह सब कहाँ चले आते हैं, अनेकार्थक की श्रेणी में चले आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा क्या गया, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ठीक है, लिखा क्या गया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिएगा। लिखा गया अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ और श्रेष्ठ। यह आपको सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए भैया कि यहाँ अग्रज मतलब क्या होता है, आगे की बात होती है या बड़े की बात होती है। ठीक है, या बड़े की बात होती है। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जन्म पहले हुआ हो। ठीक, वह क्या कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है। वरिष्ठ, श्रेष्ठ, यह दोनों नहीं होगा, अर्थात विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या कहलाएगा, ज्येष्ठ कहलाएगा। ठीक है, या तो आपके यहाँ एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पंछी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। अब आप बताइएगा, पंछी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसको आपका उत्तर देना। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करके आप बताइए कि कौन सा ऐसा है कि जो पंछी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, देखिए खग तो है, शकुनी भी है, शकुंद और शकुंत में अंतर आता है। तो इसमें देखिए शकुंत क्या हो जाएगा, पंछी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब के सब क्या है, पंछी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि अगर आपके सामने लिखा क्या गया है, कहा गया है कि अभ्यंतर का विलोम होता है। वाय होता है, अंदर का होता है, मध्य का होता है, अभी अभी का होता है। ठीक है,
तो आप बताएंगे कि अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाता है। ठीक, अभ्यंतर मतलब क्या हो जाता है, अंदर, तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक, अभ्यंतर मतलब क्या होता है, जिसकी ध्वनि अंदर से आती है, बाह्य मतलब जिसकी ध्वनि ऊपर से आती है। तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। यह विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखा जाए तो कहा जाता है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अच्छा, इसमें यह बताना है कि कौन सा शब्द लोकोक्ति है, अर्थात गाए जाने वाले पद हैं। लिखा गया अंक भरना, आस्तीन का सांप, ठीक, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो यहाँ भैया लोकोक्ति की बात आई है। कहा मतलब मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होती है, कहावतें होती है, इसमें से आया है। ठीक है, तो लोकोक्ति मतलब क्या होता है, जिसे हम गाकर व्यक्त कर सकते हैं। तो यह जो कहा गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह क्या हो जाता है, लोकोक्ति होता है। बाकी यह सब क्या हो जाते हैं, मुहावरे होते हैं। यह क्या होता है, मुहावरे हैं। यह भी क्या है, मुहावरे है। ठीक है, बाकी यह क्या है, गंगू तेली वाला कौन सा है, यह क्या है, लोकोक्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक, क्योंकि इसे हम गाकर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसे हम गाकर व्यक्त कर सकते हैं, तो यह कहाँ चले जाते हैं, यह लोकोक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। तो हमारा जो अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह आप बताएं। लिखा गया कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, अर्थात जिन शब्दों का अपना कोई शब्दकोश नहीं होता है, जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, या संकर कहते हैं। तो चलिए मित्र, इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको चयन करके बताना है। तो इसमें कहा गया जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें क्या हो जाएगा, देशज। देशज शब्दों का कोई पता नहीं चलता है, अर्थात यह क्षेत्रीय बोली से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं। क्षेत्रीय बोली से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं, उत्पन्न हुए शब्द होते हैं। ठीक है, तो जब देशी मतलब क्षेत्रीय बोली से उत्पन्न हुए शब्द जो होंगे, उनका शब्दकोश में कोई नाम निशान नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देशज शब्द कहलाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा क्या गया है, लिखा गया कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सन्यासी, 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 सन्यासी। तो भैया इसमें से स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यह तो आपके सामने आपके साथ बहुत बार पूछा भी गया है, आपसे कईयों बार इसमें से प्रश्न किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्य मतलब वाक्य की शुद्धि की बात कर रहे हैं हम। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक, इसमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, यह गलत हो गया, यह भी गलत है, यह भी गलत है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तो विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यह सीधी सीधी बात हो जा रही है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो हमारे सामने वाक्य लिखा गया है, प्रश्न आया है कि अली और अली। देखिए ध्यान से देखिएगा, अली और अली शब्द का युग्म सही वाला अर्थ बताइए। कंधा है या हिस्सा है, भौरा है या सखी है, दमन है या दामन है, दसन है या दर्शन है। तो अली का अर्थ भैया क्या होता है, अली का अर्थ क्या होता है, भौरा होता है, और अली का अर्थ क्या होता है, सखी होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाता है कि भौरा और सखी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि इस अगले प्रश्न में क्या होता है, क्या कहता है, क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है।
क्या लिखा गया? कुंतल। क्या लिखा? कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो विकल्प में लिखा गया सेना और कुंडली, कुंभ और हाथी, केश और कर्णाभूषण, हाथी और सांप। देखिए कुंडल का अर्थ कर्णाभूषण होता है, अब बाकी कुंतल का अर्थ केश से लगा लीजिएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है, क्योंकि यह तो सीधे सीधे सी बात यह बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर लगाएंगे, केश और कर्णाभूषण। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? भोलानाथ तिवारी ने किया था, विद्यापति ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, या औफी ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भोलानाथ तिवारी तो बाद में, अमीर खुसरो विद्यापति भी बाद में आए। सबसे पहले हिंदी के स्थान पर हिंदवी का जो प्रयोग करने वाले विद्वान थे वह कौन थे? औफी थे। औफी किस भाषा के कवि थे मित्र? यह भी आपको बता दें कि फारसी भाषा के कवि थे। ठीक, औफी किस भाषा के कवि थे? फारसी भाषा के कवि थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। बल्कि अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी कहा। ठीक, हिंदवी और हिंदी दो नामों से संबोधित किया। हिंदी, यह जो दो नाम की बात आती है वह किसके पास आती है? अमीर खुसरो की बात आती है। बाकी भोलानाथ तिवारी और विद्यापति दोनों ने हिंदी को हिंदी के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, और विद्यापति की रही बात है, विद्यापति ने हिंदी के स्थान पे अवहट्ट भाषा को बताया था। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह सारी चीजें हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया सही युग्म चुनिए। क्या लिखा गया है? सही युग्म चुनना है। तो सही युग्म मतलब क्या? पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली आई है, बिहारी से मारवाड़ी आई है, पूर्वी से गढ़वाली आई है, पहाड़ी से बघेली आई है। तो अब आपको यहाँ पर एक ऐसे विकल्प का चयन करना है जो एकदम सही हो। ठीक, तो मैं तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी से बघेली नहीं आई है, पूर्वी से गढ़वाली नहीं आई, बिहारी से मारवाड़ी नहीं आई है। तो विकल्प नंबर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी क्या हो जाती है? खड़ी बोली का विकास होता है। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया। अब लिखिए, देखिए कि यहाँ पद्मावत दिया गया है। ठीक, पद्मावत किसकी रचना है? रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, जायसी हैं, कुतुबन है, या मंझन है? तो चलिए पद्मावत की आप बताइएगा, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? चलिए बताइए पद्मावत के रचनाकार कौन है मित्र? इसकी व्याख्या आप दीजिएगा हमें। इस पे हम रुकेंगे इसलिए क्योंकि आपको देखना है कि इसमें पद्मावत और पद्मावती दो आती हैं रचनाएं, और दोनों कवियों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि पद्मावती किसकी रचना है? तो चलिए फटाक से उत्तर दीजिएगा। बताइए, मुल्ला दाऊद की है? नहीं, इसमें देखिए भैया ध्यान दिए, पद्मावती जो रचना है वह किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। रायबरेली के जायस नामक गांव में हुआ था। जायस नामक गांव में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अमेठी में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेठी में हुई थी। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसे एक आंख के अंधे थे। एक आंख के अंधे थे। ठीक, यह बहुत खास बात है। टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि एक आंख से अंधा है? तो वही मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लिखा गया कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? निराला ने, पंत ने, केदारनाथ, भगवती प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, अब देखिए कि जो मुक्त छंद की हम बात करते हैं, कविता में मुक्त छंद किसने दिया था? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और निराला को मुक्तक छंद कवि कहा जाता है। ठीक, मुक्तक छंद सम्राट कवि कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
लिखा गया कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त है? श्रृंगार है, विरह है, करुणा है, विरह और रहस्य है। तो यह आपके सामने बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। कहा गया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक उसी तरह से यह है जैसे कहा जाए होले होले हो जाएगा प्यार से जना। ठीक है, ठीक उसी दोनों, यह दोनों पंक्तियां एक ही जैसी एक ही कार्य को सिद्ध करती हैं। तो इसमें लिखा क्या गया, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यह क्या हो जाता है, धीरे धीरे, हे दीपक तुम धीरे धीरे जलो, कि मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ वह जब तक आ न जाए तब तक आप जलते रहो। ठीक है, मतलब हमारे मन के अंदर एक क्या होगी, खुशी होगी। किसके लिए खुशी हो रही है? अपने प्रियतम को पाने के लिए, अपने प्रियतम को देखने के लिए खुशी हो रही है। उस खुशी में वो नायिका दीपक के सामने बैठकर क्या कह रही है, जैसे कोई इंतजार करता रहता है, दीपक जल रहा है, आज मान लो लाइट आ जाती है तो जल रही है। तो आज की लाइट तो थी नहीं पहले, जब वहां पे दीपक जला कर रखा जाता था। दीपक के लिए तेल भी तो नहीं होता था उतना, लेकिन जितना भी तेल था उसमें दीपक के अंदर जितना था, उस दीपक को क्या नायिका क्या कह रही थी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे दीपक तुम धीरे धीरे जलो, ताकि जिसकी प्रतीक्षा में हम बैठे हैं वह हम आ जाए। अगर आप बुझ जाएंगे, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, तो उसका हम दर्शन कैसे करेंगे, दीदार कैसे करेंगे। तो इस जो लिखा गया है कि मधुर मधुर में दीपक जल, यह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है भैया? श्रृंगार का भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार का भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रेम कथा के साथ साथ आज की हमारी प्रेम वाणी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको हम फिर कल मिलेंगे अपने उसी समय, जिस समय हम आपके सामने आते हैं, और उसी समय पर मिलेंगे। और इसी तरीके से धुआंधार अभ्यास श्रृंखलाओं को आपको हम देते रहेंगे। आप इस समय किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल क्या करिए, अभ्यास श्रृंखलाओं से जुड़िए, और अभ्यास जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत।